हेलो, आवाज आ रही? चलिए, तो कल हम लोग देख रहे थे स्वामित्व के आधार पर ना, स्वामित्व के आधार पर हम लोग पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था देख लिए थे। तो लास्ट हम लोग का जो था वह था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे कि अगर पूंजीवाद की बात किया जाए तो वहां निजी क्षेत्रों का अधिकार था, स्वामित्व था, सरकारी क्षेत्रों का कोई स्वामित्व नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी। और समाजवादी में देखा जाए तो उसमें पूर्ण रूप से सरकार का स्वामित्व था, निजी क्षेत्र की कोई अनुमति नहीं थी। लेकिन इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, अर्थात ऐसे देश जिन्होंने निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को अपनाया है। तो लिखेंगे ऐसे देश जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों को अपनाया है, दोनों को अपनाया है। अर्थात ऐसे देश जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को अपनाया है, वहां पर कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की गई। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में देखेंगे जैसे इंडिया, भारत, ब्रिटेन, पहले रूस, पहले जो हम बात किए थे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहां पर लागू हुआ था? पूर्व सोवियत संघ। जब 1991 में जो विभाजित हुआ, पूर्व सोवियत संघ जो था, सोवियत संघ था, वह 1991 में टूट गया, तब उसका नाम हो गया पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि 15 देशों का समूह था। तो जो 15 देशों का समूह था उसे हम सोवियत संघ कहते थे। और जब 1991 में टूट गया, सारे देश अलग हो गए, तब उसे पूर्व सोवियत संघ नाम दिया गया। उसमें एक देश है रूस, जिसे हम रसिया कहते हैं। अब रसिया में भी कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे विकल्प दे दिया गया क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था है पूर्व सोवियत संघ, रूस, यूएसए, इंडिया। तो अगर समाजवादी या सोशलिज्म इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो क्या है? पूर्व सोवियत संघ। क्योंकि जो रूस है, रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर किसी कारणवश पूर्व सोवियत संघ नहीं दिया है, तब आप विकल्प किसको मानेंगे? रूस को, समाजवाद में। समझ में आ गया? अब बात करते हैं रूस। तो ऐसे देश हैं जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी को देखने को मिलता है, मिक्स इकोनॉमी देखने को मिलता है। इतना हो गया। अब बात किया जाए ऐसे देश मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अपनाए, उसका पर्पज क्या रहा होगा? क्योंकि जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है और जो पिछड़े वर्ग है, उनका कल्याण भी करना, और कल्याण करने के लिए वित्त भी तो होना आवश्यक है। जब तक सरकार के पास राजस्व नहीं होगा, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे, तब तक वह दूसरे का कल्याण कैसे करेगा? और सरकार जो राजस्व प्राप्त करता है
वह टैक्सेशन के माध्यम से प्राप्त करेगा। और जब तक कोई कंपनी निवेश नहीं करेगी या कोई संस्था निवेश नहीं करेगा, प्राइवेट संस्थाएं निवेश नहीं करेंगी, तो सरकार कहां से राजस्व इकट्ठा करेगा? जैसे आप ही के पास अगर बात किया जाए, जब आपके पास पैसा नहीं होंगे तो क्या दूसरे का कल्याण कर सकते हैं? मान लीजिए आपके दोस्त को जरूरत है, पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, क्या उसका आप मदद कर पाएंगे? मदद आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास पैसा ना हो। तो सरकार के साथ यही समस्या थी। खासकर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत सरकार के पास यही समस्या थी। वह जो शोषित वर्ग थे, जो देश के पिछड़े वर्ग थे, जो गरीब तबके के वर्ग थे, इनका कल्याण करना, समाज के मुख्य धारा में जोड़ना भी था। और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार के पास पैसा होना आवश्यक है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की सरकार ने यह निर्णय लिया गया कि भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया जाए, जो सार्वजनिक महत्व के विषय होंगे, जो समाज के व्यापक हित की बात करता है, उस पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए। और जो व्यक्तिगत उपभोग की बात की, वस्तुओं पर अधिकार की बात किया जाए, उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? उसे हम निजी क्षेत्रों को दे रहे हैं। जैसे बात किया जाए, अभी तक रेलवे जो था, अभी तक रेलवे इस सरकार की बात किया जाए, प्राइवेटाइजेशन को छोड़ दिया जाए, अभी तक रेलवे देखिएगा, रेलवे जो था वह सरकार के स्वामित्व में था, अर्थात सरकार का एकाधिकार था। क्यों? क्योंकि वह सार्वजनिक हित को देखते हुए, उसे प्राइवेट संस्थाओं को नहीं दिया गया था। जैसे डिफेंस को देख लीजिए, संचार में देख लीजिए कि प्राइवेट ही है। डिफेंस में आप देखेंगे डीआरडीओ में अब धीरे धीरे सरकार जो है वह निवेश करने की अनुमति दे रही, लेकिन मालिकाना हक उसी के पास रहेगा, आप सिर्फ निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए, जहां तक संभावना है इस बार में अगर पूछा जाए रेलवे किस प्रकार की इकोनॉमिक्स है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो अब देखा गया कि अब कुछ रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया। अच्छा, प्राइवेट भी ट्रेनें दौड़ने लगी पटरियों पर। इसका तात्पर्य है कि जब जिस भी संस्थाओं में या जिस भी इंस्टीट्यूशन में जब सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों का स्वामित्व होता है, अर्थात दोनों की भागीदारी होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो रेलवे आपको समझ में आ रहा होगा, रेलवे भी पहले तो सरकार के स्वामित्व में था, लेकिन अब क्या हो गया है? प्राइवेटाइजेशन होने के कारण ही अब यह मिश्रित इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, तो जो हमने कहा सार्वजनिक महत्व के विषयों पर और जो समाज के व्यापक हितों के विषयों पर या चीजों पर सरकार का स्वामित्व होता है, और जो व्यक्तिगत उपभोग के विषय होंगे, वस्तुओं पर किसका नियंत्रण होता है? वह निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। ऐसा इसलिए बनाया गया है कि जो हमारे देश में व्यापक गरीबी है, अशिक्षा है, उसे दूर किया जाए। क्योंकि सरकार जो निजी क्षेत्रों से जो राजस्व की प्राप्ति करेगा, उससे राजस्व को प्राप्त करने के पश्चात वह जो गरीब तबके के लोग होंगे, जो वंचित वर्ग होगा, शोषित वर्ग होगा, उनकी मदद करके उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ेगा। तो समझ में आ गया? तो लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा, वॉल्यूम कम करना है, यही सुना, यहां से नहीं है। अब ठीक है, चलिए, बताना तेज करना हो तो चलिएगा। लिखिए, संतुलित आर्थिक विकास के लिए, संतुलित आर्थिक विकास के लिए
संतुलित आर्थिक विकास के लिए कुछ चीजों पर सरकार का स्वामित्व, कुछ चीजों पर सरकार का स्वामित्व तथा कुछ वस्तुओं पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। अर्थात संतुलित आर्थिक विकास के लिए कुछ चीजों पर सरकार का स्वामित्व तथा कुछ चीजों या वस्तुओं पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। ठीक, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से। सामाजिक महत्व एवं समाज के व्यापक हितों के व्यापक हितों पर लिखिएगा, व्यापक हितों पर सरकार का स्वामित्व तथा व्यक्तिगत उपभोग के वस्तुओं की कीमतों पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। हो गया, हो गया। चलिए, ये प्रकार तो मेरा खत्म हुआ। अब हम व्यापार के आधार पर बात करेंगे। आज इसको समाप्त भी कर लिया जाएगा। व्यापार के आधार पर हम बताए थे 3 प्रकार के। एक होता है संतुलित व्यापार, बैलेंस्ड इकोनॉमी, बैलेंस्ड ट्रेड। दूसरा था व्यापार अधिक, ट्रेड सरप्लस। तीसरा था व्यापार घाटा देश, डिफिसिट ट्रेड। चलिए, व्यापार के आधार पर ये 3 प्रकार के संतुलित व्यापार, बैलेंस्ड, एक ट्रेड, संतुलित व्यापार, व्यापार अधिक, अधिक व्यापार, अधिक व्यापार, सरप्लस ट्रेड। और तीसरा है व्यापार घाटा देश, डिफिसिट ट्रेड। ठीक, संतुलित व्यापार, अधिक व्यापार और व्यापार घाटा देश। व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बैलेंस ट्रेड
अधिक ट्रेड और व्यापार घाटा ट्रेड देखते हैं। चलिएगा हम लोग बात करते हैं, पहले सबसे पहले जो बात करते हैं संतुलित व्यापार। और संतुलित व्यापार से चर्चा करने से पहले हम आयात और निर्यात के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। और जब तक आयात निर्यात आपको समझ में आ गया तो ये 1 मिनट का काम है। तो हम बताए थे आयात निर्यात, आयात निर्यात, आयात इंपोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, और इसको एक्सपोर्ट। मान लीजिए थोड़ा अपने ही शब्दों में आते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं। मान लीजिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसल का उत्पादन किया जाता है, कोई भी फसल बोया जाए, मान लीजिए गेहूं का फसल बोया गया, जब गेहूं का फसल बोया गया, मड़ाई कटाई करने के बाद जब गेहूं आपके घर में आया और 1 साल का आपने देखा कि मान लीजिए 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन हुआ है, 10 कुंतल गेहूं का उत्पादन हुआ है, और 10 कुंतल का गेहूं का उत्पादन हुआ है, और आपकी जो खपत है, परिवार की जो फैमिली की खपत है, मान लीजिए 3 कुंतल है। तो आपने देखा कि साल भर में जो गेहूं का उत्पादन मेरे पास हुआ 10 कुंतल का हुआ है, लेकिन मेरी खपत कितना है, 3 कुंतल का। तो 7 कुंतल मेरे पास अतिरिक्त बच रहा है, नहीं बच रहा। हो सकता है आपने ये भी दिमाग लगाया, हो सकता है अगली बार फसल अच्छी ना हो, चलो मैं 1 कुंतल और एक्स्ट्रा अपने पास रख लो। तो भी आपने देखा, मैनेज किया, प्लानिंग किया कि हमारा अधिकतम जो खर्च है वह कितने कुंतल का है, 4 कुंतल का। आपने इमरजेंसी के लिए 1 कुंतल रख लिया, तो भी आपके पास कितने कुंतल अधिक बचे, अतिरिक्त बचे 6 कुंतल। अब 6 कुंतल का आप करेंगे क्या, आपके पास जो गेहूं 6 कुंतल बचे हैं वह आप व्यापारी या दूसरे को आप क्या करेंगे, बेचेंगे। तो समझ में आ रहा है नहीं। और हो सकता है, ये तो समझ में आ गया, जब हम अपनी वस्तुओं को दूसरे को बेचते हैं, यहां देश की बात होगा, अब परिवार में देंगे उसे लेन देन कहते हैं। जब आप परिवार में करेंगे तो उसे लेन देन कहते हैं। लेकिन जब आप अपने परिवार से छोड़कर जब व्यापारी को बेचते हैं, तो आप मान लीजिए एक देश हो गए, व्यापारी दूसरा देश हो गया। तो जब अपनी वस्तुओं को दूसरे देश को बेचते हैं उससे क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। जब अपने कोई भी राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र को अपनी वस्तुओं को बेचता है या सेवाओं को बेचता है उसे क्या बोलते हैं, निर्यात। और ये भी देखिएगा, हो सकता है आपने गेहूं का उत्पादन किया, आपके पास गेहूं है, आपकी आवश्यकताएं तो पूरा हो रही है, लेकिन हो सकता है आप तराई क्षेत्रों के, आपका जो निवास स्थान हो तराई क्षेत्रों में, और तराई क्षेत्रों में होने के कारण गेहूं धान का तो फसल हो जाएगा, लेकिन दलहन फसल नहीं हो पाएगी क्योंकि डूब जाएगा पानी से। तो आपकी और आवश्यकता है दाल की, तो दाल क्या करेंगे, आपके पास जरूरत दाल की है, तो दाल दूसरे से जाकर दुकानदार से खरीदेंगे नहीं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप दाल को परचेज करेंगे नहीं करेंगे। तो जब कोई भी राष्ट्र या देश जब है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश से सामान को क्या करता है, खरीदता है या मंगाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयात। ठीक है। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो भारत के संदर्भ में देखा जाए, जब भारत अपने वस्तुओं को किसी दूसरे देश को बेचता है उसे निर्यात करते हैं, जब दूसरे देश से कोई वस्तुओं खरीदता है उसे आयात करते हैं। अब समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब आते हैं संतुलित व्यापार पर। अब बैलेंस्ड इकोनॉमी का मतलब आप समझ गए होंगे, जितना हम अपने वस्तुओं का आयात करते हैं उतना हम निर्यात करें, तो इकोनॉमी क्या होती है, बैलेंस्ड होती है। मान लीजिए हमने 100 रुपए का आयात किया, किसी वस्तु को 100 रुपए को हमने खरीदा और हमने अपने वस्तुओं को 100 रुपए में बेच दिया, तो बराबर हुए नहीं, हमें कोई घाटा कोई फायदा नहीं हुआ, कि मतलब बैलेंस है। जैसे कभी कहा जाता है कि ना घाटे की सौदा हो, या अपने दोस्त यार की अगर कोई दुकान शॉप होती है, जाते हैं कहते हैं ये सामान दे दो, और आप ये भी कहते हैं साथ में कि भाई इतना बताना कि आपको घाटा भी ना हो और फायदा भी ना हो, क्योंकि हम दूसरे दुकान पर जाएंगे
तो प्रॉफिट तो लेगा, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर आप भी संबंध होते हुए भी अगर आप फायदा लेंगे तो हम आपके दुकान पर क्यों ना ले, क्यों हम उसके दुकान पर ले लें? भाईचारे का कोई महत्व ही नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि कहते ये है आपको प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो, तभी तो हमारी आपकी यारी दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। आप हमसे नहीं कमाइए, किसी दूसरे से कमाइएगा, क्योंकि जब हमारे आपके रिलेशन बना रहेगा तो हमारे जो संबंध है, जो संबंधी लोग हैं, वो भी तो आपके दुकान पर आएंगे, तो आप उनसे कमाइएगा। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जब नए नया कोई डॉक्टर हॉस्पिटल खोलता है, तो वह जब आपके परिचय का होता है, जब वह आपके परिचय का होता है तो वह आपसे फीस नहीं लेता है, और आप भी बड़े खुश होते हैं कि आप हमसे फीस नहीं लेता, और आपके मरीजों को तुरंत वह देखता है, आपको क्या वरीयता देता है, प्रेफरेंस देता है। लेकिन जैसे जैसे उसका हॉस्पिटल अब धीरे धीरे बूम पकड़ेगा, वैसे वैसे आपका प्रेफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और हो सकता है क्यों, दो कारण है, उसका हॉस्पिटल अगर चल गया और आपके कारण चला है तो आपके फीस में वह रियायत करेगा, लेकिन वह जानता है कि अगर हम इनका फीस चाहे 200 रुपए 500 रुपए छोड़ देंगे, लेकिन दवाओं में जो है उसमें तो हम नहीं छोड़ेंगे, और यहां तो नहीं हो तो वहां से कमा लिया। क्योंकि जो दवाएं होती हैं, जो मेडिसिन होती है, वो लगभग मेडिकल में 60% 80%, नई नई कंपनियां तो 90% छूट देती है। अर्थात जो आपको 100 रुपए का मेडिसिन 100 रुपए को देते हैं मेडिकल वाले, वह हो सकता है उनका 10 रुपए का खरीद हो, 20 रुपए, अगर मैक्सिमम उनको, जैसे सिप्ला कंपनी, एक मैनकाइंड कंपनी, इन्हीं की जो है 50% रहता है, नहीं तो ऐसे ही मिलता है। और उसमें भी कहेंगे चलो तुम हमारे बहुत संबंधित, तो हम सगे संबंधी है, तो हम आपको 10 रुपए और छोड़ दे रहे हैं। देखो आपको लगेगा पूरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वह प्रॉफिट उसके पास। तो हम देखें कि बैलेंस इकोनॉमी की बात किया जाए, ट्रेड की बात किया जाए, तो इसमें आयात निर्यात क्या होता है, बराबर होता है। हमने जितने की वस्तुओं खरीदा है उतने की वस्तुओं हमने बेचा है, तो इसमें क्या होता है, आयात निर्यात बराबर होता है, आयात निर्यात बराबर होता है। समझ में आ गया, पहला हो गया। अब अधिक व्यापार, सरप्लस का मतलब यह है, तीन ही कंडीशन बन सकते हैं, या हमने जितने दाम में वस्तुओं को बेचा उतने में खरीदा, या हमने कम में खरीदा अधिक में बेचा, या हो सकते हैं कम में बेचा अधिक में खरीदा। तीन ही कंडीशन तो है। जब हम वस्तुओं को कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो क्या हो जाता है, अधिक व्यापार। अर्थात यहां पर निर्यात जो है वह आयात से क्या होगा, अधिक होगा। कहने का तात्पर्य हुआ, मान लीजिए हमने 100 रुपए की वस्तुओं को खरीदा, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, लेकिन हमने कितने रुपए में बेच दिया, 110 रुपए में बेचा, तो हमें 10 रुपए का फायदा हो रहा है, नहीं, ये सरप्लस, अधिक के मतलब अधिक सरप्लस। ठीक, अब बात करते हैं व्यापार घाटा देश, मीन्स यहां पर हम वस्तुओं को अधिक आयात करते हैं, अर्थात हमारी जरूरतें अधिक हैं, हमारी जरूरतें आवश्यकताएं अधिक हैं, और हमारी आवश्यकताओं के पूरा होने के पश्चात हमारे पास कुछ ही वस्तु बचती है जिसका हम निर्यात करते हैं। तो यहां पर आयात अधिक होगा, निर्यात क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि भारत किस श्रेणी में आता है, तो संतुलित व्यापार में आता है, अधिक व्यापार में आता है, व्यापार घाटा देश में आता है। तो आप सुने होंगे भारत जो है, भारत सामान को अधिक खरीदता है, आयात अधिक करता है, निर्यात कम करता है। इसीलिए भारत का कैसे देश में आता है, व्यापार घाटा देश में आता है। तो सबसे अधिक, क्योंकि यहां पर जो संसाधन उपलब्ध है, अपने संसाधनों में को पूरा करने में वह समर्थ है, इसीलिए वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं को आयात करता है। ठीक, तो इसमें कौन सा आएगा, भारत आएगा।
इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया में खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और व्यापार घाटा देश, अभी तक जहां तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, लिख लीजिए, तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, आप लोग खाली जीएस पढ़ने आते हैं कि मैथ रीजनिंग भी? खाली जीएस? इसमें एसआई कितने लोग दे रहे हैं? अच्छा, एसआई दे रहे हो गया, ये हो गया। चलिए, अब देखेंगे विकास के आधार पर। देखे होंगे पीछे अगर हेडिंग देखे होंगे जहां बनाया गया था मैप, तो विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। अच्छा, पॉलिटी तो संजू से ले रहे होंगे ना? पढ़ा रहे हैं कि खाली अभी ज्योग्राफी चल रही है? अच्छा, यहाँ पर स्पेशली अभी उन्होंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चल रहा है जीएस में। जीएस में 2 चलेगा। अच्छा, मेरे खत्म होने के बाद हिस्ट्री लगेगी। हाँ, हिस्ट्री भी टीचर अच्छे हैं। अब देखो, अगर वो वही रहेंगे तो बहुत अच्छे टीचर हैं। हिस्ट्री है एक अशोक सर पढ़ाते हैं, चंद्रा में पढ़ाते हैं। विकास के आधार पर, विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था। या अर्थव्यवस्था। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उसकी जो विकास के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है और कौन सा देश जो है अल्प विकसित है। जहां पर अशिक्षा, बेरोजगारी, महामारी जैसी सारी समस्याएं आती हैं, वह कौन सा देश होगा? अल्प विकसित देश होगा। क्योंकि गरीबी, क्योंकि ना वहां पर टेक्नोलॉजी होगी तकनीकी का, और ना वहां पर संपत्ति होगी, वित्त की व्यवस्था होगी, और दोनों में असक्षम होने के कारण, और जो थोड़े लोग सक्षम हैं वहां भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर होता है, क्योंकि जनता अशिक्षित होती है, जनता गरीब होती है, वहां बेरोजगारी दर चरम सीमा पर होता है। वहां पर जीडीपी, जो देश में उपलब्ध संसाधन है, देखो अफ्रीका महाद्वीप में कितने खनिज संसाधन है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तांबा पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, तार का तेल पाया, इलायची पाया जाता है, लौंग पाया जाता है ना, कपास पाया। उसके बावजूद भी अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग अंधकार महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं।
क्यों? क्योंकि वहां तो खनिज संसाधन है, लेकिन खनिज संसाधनों के दोहन के लिए, उसके उपयोग के लिए वहां के देश के पास या वहां के सरकारों के पास न तो वित्त है, न तो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी और तकनीकी के अभाव में और वित्त के अभाव में वह अपने संसाधनों को दोहन नहीं कर पा रहे हैं। और जिसके पास है भी, अगर मान लीजिए, और उसी की स्थलीय सीमा इतने दूर तक है, समुद्र तक कैसे हम सामानों को पहुंचाए, वस्तुओं को। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और दूसरे देश तक पहुंचाना है, तो उस दूसरे देश तक अगर पहुंचाना है तो सबसे पहले हम जो है वह तटीय क्षेत्र बंदरगाहों तक पहुंचाना होगा। और हमने कहा कि उनके पास संसाधन तो है, लेकिन संसाधनों का विकास नहीं हो पाएगा, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक वो अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में कोई संसाधन या कोई भी संसाधन का उत्पादन हो रहा है, तो इन संसाधनों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हमें बंदरगाह तक पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा। चाहे हम बात किया जाए कोलकाता बंदरगाह, चाहे बात किया जाए पारादीप बंदरगाह, या बात किया जाए अगर पश्चिम की बात किया जाए कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह, तो रेलवे के माध्यम से, चाहे रेल परिवहन के माध्यम से, चाहे परिवहन के माध्यम, सड़क परिवहन के माध्यम से, चाहे जल परिवहन के माध्यम, तीनों परिवहन के माध्यम से ही हमें बंदरगाह तक सामान को पहुंचाना होगा, तभी तो दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। तो ये सारे संसाधन जहां पर है, ये अल्पविकसित में क्या होते हैं, अनुपस्थिति, असमर्थ होते हैं या उनका अभाव होता। ठीक है, अभी आते हैं एक एक करके। तो ये विकास के आधार पर किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था को उसकी जीडीपी, तो जीडीपी क्या हो गया आगे चर्चा किया जाएगा। तो ये तीन बातों को ध्यान में रखते हैं। तो उस देश के जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम सुने होंगे, बड़ा चर्चा में रहता है। ग्रास डोमेस्टिक का मतलब क्या है? मान लीजिए एकदम साधारण बातें देखें, तो ये मान लीजिए हमारा क्लासरूम है, इसकी सीमा रेखा यही है, दीवार ही है। तो एक वर्ष में या किसी राष्ट्र का भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा गया। तो इसमें चार बातें हैं। तो एक, किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर, इसकी भौगोलिक सीमा, क्लासरूम की भौगोलिक सीमा यह है, इसके भीतर एक वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष को कि जितने भी उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं एवं सेवाएं, जो गुड्स एंड सर्विस का उत्पादन, उसका अंतिम मूल्य, उसका प्रथम मूल्य नहीं। अब जैसे गेहूं से आटा बनाया जाए, आटा से ब्रेड बनाया जाए, अब ऐसा नहीं कि तीनों का मूल्य जोड़ लिए, अंतिम में क्या बन रहा है? ब्रेड बन रहा है। तो ब्रेड का जो मूल्य है उसको ऐड किया जाए, और समग्र वस्तुओं को जब ऐड कर दिया जाता है वही क्या कहलाता है? जीडीपी। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए आपका खेत है, आप अपने खेत में उत्पादन करेंगे, अपने खेत में और अपने खेत में देखेंगे गेहूं भी बोएंगे, रबी के फसल में गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, कोई चना भी बोता होगा जिस प्रकार का होगा, कोई गन्ना भी बोएगा, खरीफ की फसल में चावल भी उगा सकता है, मक्का भी उगा सकता है, बाजरा भी। तो ये एक वर्ष में जितने भी आपने अपने खेत, मान लीजिए तो आपकी भौगोलिक सीमा आपका खेत हो गया, तो एक वर्ष में अपने खेत में जितने भी उत्पादन किए सभी को क्या कर दो? जोड़ दो, जो टोटल निकल कर आता है उसी के जीडीपी। आगे बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी जो चैप्टर आएगा तो हम एक सामान्य परिभाषा आपको बता दिया। एक वर्ष में किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों के योग। जैसे गेहूं हुआ, गेहूं से आटा तैयार हुआ, आटा से ब्रेड, तो हम गेहूं आटा की प्राइस नहीं जोड़ेंगे, सीधा जो टोटल लागत किस पर आता है? ब्रेड पर आएगा, तो हम ब्रेड के मूल्यों को शामिल करेंगे। ठीक, तो ऐसे तो उस देश की जीडीपी क्या है? जितना अधिक उत्पादन होगा उस देश का मान लिया जाता है कि जो विकास से है, जितना अधिक उत्पादन होगा उस घर का
उस राष्ट्र का उतना ही अधिक विकास होगा ही नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आपके खेत में 5 कुंतल गेहूं हो रहा था और अगले वर्ष 6 कुंतल हो गया, तो 1 कुंतल का फायदा हुआ ही नहीं। जब बेचेंगे तो उसके आर्थिक विकास हुआ ही नहीं हुआ। तो मान ले ये वास्तविक विकास नहीं हो पाता है। लेकिन सामान्य भाषा में अभी हम लोग समझ लेंगे कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो देश का विकास भी बढ़ेगा। सामान्य भाषा में यही मान लिया जाता है कि उस देश की जीडीपी का स्तर क्या है। जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है। लेकिन एक सीमा पर, एक सीमा तक ही आप अपने खेत के उपज को एक सीमा तक बढ़ा सकते, उसके बाद वह कांस्टेंट हो जाता है। सही कह रहे नहीं? एक सीमा तक अपने उपज को बढ़ा सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और अब क्या करते हैं? अब जो कांस्टेंट हो जाता है उसी को बनाए रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी जॉब पाने का प्रयास करे, उसके लिए आप विकास कर रहे हैं, और जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरा हो जाती हैं, क्योंकि जिस समय आपकी आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही उस समय आपका ग्रोथ बहुत तेज रहेगा। लेकिन जब सारे आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाएंगी तब आप उस आवश्यकताओं को क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तब आपका ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि आपने तो विकास कर लिया है। आप खाली मेंटेनेंस की जरूरत है ना, तो उस समय विकास क्या, ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता। इसीलिए आप देखते होंगे जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, इनका जो ग्रोथ रेट होता है, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है विकासशील देशों से क्या होता है? कम होता है। क्योंकि विकासशील देश अभी विकास कर रहे हैं, ये विकास कर चुके हैं, इनको अब खाली मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। जैसे हमें अब विकसित देशों ने स्वास्थ्य व्यवस्था, नागरिक जो सेवाएं होती बेहतर होती हैं। यहाँ बड़े बड़े फिल्म उद्योग के अगर बात किया जाए या बिजनेसमैन देखते हैं, जितने भी ऑपरेशन करवाने होते हैं सब विदेश जाते हैं, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है? भारत से अच्छी है, क्योंकि उन्होंने विकास कर चुका है। और अभी हम क्या करें? विकास कर रहे। इसलिए जो देश विकास कर रहा होता है उसका ग्रोथ रेट अधिक होता है, और जो विकास कर चुका होता है उसका ग्रोथ रेट उसके के तुलनात्मक रूप में या कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन जो अल्प विकसित देश होते हैं उनका ग्रोथ रेट सबसे कम होता है। तो समझ में आ रहा ना? तो उस देश की क्या देखते हैं? जीडीपी देखते हैं। उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश के जीवन स्तर क्या है, रहन सहन का स्तर क्या है। अपने यहां देखिए गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है कि नहीं है? तो रहन सहन का स्तर क्या है? जैसे आप देखते होंगे यही इलाहाबाद में किसी पौज इलाके में जाए, आप कहेंगे, देखते ही लगेगा ये वीआईपी इलाका, कितना शांत, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और एकदम शांत माहौल है। लेकिन जहां पर स्टूडेंट रह रहे हैं ना, वहां पर सुबह शाम छोड़ दीजिए, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी शोरगुल एकदम मचा रहता है। और उससे भी बुरा हाल झुग्गी झोपड़ियों में जहां से गुजरते, झुग्गी झोपड़ी दिख रहा है, वहां का रहन सहन देखिए, मेडिकल की व्यवस्था देख लिए, वहां के लोगों को की साक्षरता दर देखिए, तो अंतर आता ही नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार तो वहां का रहन सहन का स्तर क्या होगा और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये 3 बातों को देखते हुए अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो आपको यह क्या रखना होगा, जब विकसित और विकासशील और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या देश की जब बात हम लोग करेंगे तो 3 चीजों पर ध्यान देंगे। उस देश की जीडीपी का स्तर क्या है, वहां के रहन सहन का स्तर क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, वहां के नागरिक सेवाएं कैसी है। अमेरिका में देखिएगा एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस ने एक आम नागरिक की हत्या कर दिया था अभी लगभग 1.5 साल पहले, कोविड के समय में। देखिएगा पूरा अमेरिका, इतनी जागरूकता है कि पूरे अमेरिकी लोग जो है सड़क पर उतर आए। यहाँ किसान की हत्या कर दी जाती है, लोग बीजेपी, सपा और बसपा में ही बटे हुए हैं। वहां का रहन सहन का स्तर क्या, यही तो देखा जाता है।
और रहन सहन का स्तर हो तभी डिपेंड करेगा जब जीडीपी होगी, वहां के शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, नागरिक सुविधाएं अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। यहां तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कहा गया ऑनलाइन व्यवस्था, अर्थात ऑनलाइन के माध्यम से यहां पर शिक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई। अब बताइएगा जिस गांव में नेटवर्क ही नहीं आता हो, या भारत में इतने गरीब लोग हैं वो मोबाइल को परचेज करने की क्षमता नहीं, यहाँ तो उनको अपना जीवन यापन करने में असक्षम है, तो अपने बच्चों को कैसे मोबाइल देंगे? कभी सोचिए। तो क्या उनकी शिक्षा से दूरी बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही है? चलिए किसी प्रकार सरकार ने दे भी दिया, तो 249 रुपए का नेट कैसे भराया जाएगा? और जब लाइव क्लास होगी तो 5-6 घंटे क्लास चलेगी, तो अनलिमिटेड जीबी भी चाहिए। और दूसरी व्यवस्था यह कि सबसे बड़ी जो घटिया चीजें हैं, नेटवर्किंग व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में सबसे गड़बड़ काम किया कि चाहे 4G हो चाहे 2G 3G स्पीड में कोई ज्यादा अंतर दिख ही नहीं रहा है। तो जब एक स्पीड होता है तो आप तय कीजिए 2G की स्पीड ये होगी, 3G की स्पीड ये होगी, 4G की स्पीड ये होनी चाहिए, इसके नीचे 4G नहीं चलना चाहिए। जैसे आप आम नागरिकों से पैसा ले रहे हैं तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी तो दिए। तो सरकार ये नियम बनाए और सारे कर्मचारी जितने भी है गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है वो 30 दिन के जॉब करते हैं तब सैलरी मिलती है। यहां तो टेलीकम्युनिकेशन हमने कहा था ना, एक होता है व्यापारी साझीकरण, व्यापारीकरण, सामूहिक व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण जो हमने बताया था, काला बाजारी और सामूहिक व्यवसायीकरण में बताएंगे आगे। तो ये सामूहिक व्यवसायीकरण कंपटीशन को दरकिनार करते हुए इन्होंने एक, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हर कामों में 30 दिन या 31 दिन का महीना होता है, इनका 28 दिन का। इनके अनुसार भारत में 13 महीने होते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा कह रहा है 13 महीने होते हैं। तो एक महीने का अतिरिक्त पैसा वसूल है। तो 4G 3G में आप डाटा देख लीजिए, कभी कभी जो 2G के बराबर चल रहा है, कभी कभी चलता। तो ऐसे में जो शिक्षा की स्तर है वो कितना गिरा हुआ है। तो जब सिटी में जैसे इलाहाबाद नगर में रहते हुए भी यहाँ पर नेटवर्किंग व्यवस्था आप देख रहे हैं, तो गांव की आशा आप अनुमान लगा सकते हैं कि गांव में कैसी व्यवस्था होगी। तो गांव की व्यवस्थाओं को देखते हुए अब इस कोविड के दौरान जो शिक्षा का गैप हुआ है वो बहुत अधिक हो गया। अब सोचिएगा कोई भी कंपटीशन आएगा इस दौर में 5-6 साल के बाद जब आएगा, तो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे तो सीधा कंपटीशन से बाहर, और जो शहर के भी बच्चे होंगे, शहर में जो इसके माँ बाप अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे होंगे, उनके भी तो बच्चे बाहर। इसका तात्पर्य हुआ कि जितने भी अमीर वर्ग के बच्चे थे वही तो आगे बढ़ गए, और जो गरीब, जो सरकार ने बेड़ा उठाया था, हम गरीब वंचितों और शोषितों पिछड़ों का हम कल्याण करेंगे, वो उनका तो विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। तो हमारा देश विकास की तरफ नहीं, हम विकास से पीछे की तरफ जा रहे हैं। और जो यथार्थ है, यही सच्चाई है। अब कहने पे कोई भी कहा जा सकता है कि योगी सरकार ने बोला, योगी जी ने बोले कि नहीं हमने 2 करोड़ रोजगार दे ही दिया है, कई बार बोले जाकर पश्चिम बंगाल में भी बोल कर आए, और राजनीतिक चीजें। लेकिन जो यथार्थ है, यथार्थ है। तो ये 3 चीजें बात आप ध्यान रखना। जीडीपी के आधार पर उस देश की जीडीपी क्या है, रहन सहन या जीवन का स्तर क्या है। अपने यहां देखिए मच्छर काट, डेंगू देखिए चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, नागरिक सुविधाएं अच्छी नहीं है, किसी के साथ कोई मारपीट या चोरी हो जाता है पुलिस उल्टा ही उसको पकड़ देता है कि पहले कुछ दो, चोरी होने के बाद भी पहले दो, इसके बाद हम सेवा देंगे। ये क्या नागरिक सेवाओं के अंतर्गत, मतलब कानून जो व्यवस्था है, ये सब चीजें सोचिए इसका जीवन स्तर क्या है। अभी हम लोग, अभी गांव में देखिएगा खाना किस आधार पर बनता है, चूल्हे पर बन रहा है, आंखों में धुएं लग रहे हैं जिसके कारण आंख खराब हो रहा है।
और जिसके पास संसाधन, आज गैस सिलेंडर भी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर भी खरीदा है, लेकिन महंगाई इतना अधिक होने के कारण जिस घर के परिवार के लोग जो है परचेज नहीं कर पा रहे, वो भी चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। या हो सकता है एक टाइम जब रिश्तेदार कोई रिलेशन के लोग आते हैं, चाय पानी के लिए गैस यूज करते हैं, बाकी दोनों टाइम का खाना जो है वह गैस पे बना रहे हैं। तो जीवन स्तर क्या है? बहुत लोग, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय बनाया। शौचालय का हाल आप देख ही रहे हैं कि 12-13 हजार सरकार देती है, लेकिन पहले ब्लॉक प्रमुख को, बीडीओ को और ग्राम प्रधान को कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। और जो दक्षिणा नहीं दे पाता है, ये सोचता है कि चलो ऊपर तक का मोड़ बन गया है, नहीं तैयार होगा तो क्या करें। कम से 12,000 में अगर 2,000 प्रधान खा रहा है, 1,000 बीडीओ खा रहा है, तो भी गरीब परिवार सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो 4-5 हजार, 6-7 हजार हमें मिल रहा है, हम इससे कुछ अपना दूसरा कार्य कर लेंगे। तो जीवन स्तर के क्या होगा? और कोई भी गरीब जब बीमार होता है, जब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, समर्थ नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, वह कहां इलाज कराएगा? प्राथमिक सेवाओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में जब जाएगा सरकारी हॉस्पिटल, आप देख ही रहे हैं। तो जीवन स्तर कैसे ऊंचा होगा, अच्छा होगा? और बात किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, जब प्राथमिक विद्यालय का आप देख ही रहे क्या हालत है, इंटर कॉलेजों के क्या हालत है, यहां तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देखिए क्या हालत है। इलाहाबाद के जितने भी प्रोफेसर हैं, दिल्ली में इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं जेआरएफ वाले से जो स्कॉलर है उनसे क्लास दिलवा रहे हैं। लोग गांव से आते हैं कि चलिए हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, हम कुछ सीखेंगे। कुछ सीखने के उद्देश्य तो आते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत फायदे के कारण प्रोफेसर जो है इलाहाबाद, दिल्ली में क्लास ले रहा है और उनके अंडर में जो स्कॉलरशिप के बच्चे हैं, अर्थात जो पीएचडी होल्डर है, उनसे क्लास वो खुद ही सीख रहे हैं, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? गवर्नमेंट का क्या हाल है? और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को इतना लूट लेंगे जहां आप सक्षम नहीं होंगे। तो शिक्षा का स्तर आप क्या देख रहे हैं? जितने भी नोबेल पुरस्कार है देख लीजिए, कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी सनातन धर्म है। और आपको बता दे, जो मानवाधिकार के अंतर्गत हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं दिया गया है। जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार के अंतर्गत हिंदू कोई धर्म ही नहीं। इसीलिए आप न्यूयॉर्क टाइम में देखते होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स अगर आप देखते होंगे, अगर कहीं भी एक सिख किसी कारण अगर उसकी मृत्यु होती है, या ईसाई की मृत्यु होती है, या क्रिश्चियन की मृत्यु होती है, या मुस्लिम की मृत्यु होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में तुरंत छप जाता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स से तुरंत छप जाएगा, अगर चाहे भारत में या विश्व के किसी भी कोने में होगा। लेकिन अगर हिंदू की किसी की मृत्यु होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं छपेगा, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। और विश्व की सबसे पुरातन धर्म है सनातन धर्म। तो ये सारे समस्याएं जो है, ये जीवन स्तर, क्या जीवन स्तर है? प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। तो यहां पर जो हमारा नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय, तो नेशनल इनकम, नेशनल इनकम अपान कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी, पर कैपिटा इनकम। जैसे आपको अपनी आय निकालना हो, आपको अपनी आय निकालना हो, तो देश की आय अपान कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? जो गरीबी है, यहां पर लगभग 60%, लगभग जो सरकार का डाटा है 60% से अधिक जो है वह बीपीएल धारक के नीचे आ रहे हैं। तो ये 2014, अगर अब थोड़ा देखा जाए थोड़ा कम हुए होंगे, मान लीजिए 40% हुए होंगे, अभी भी 40% ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 60% जो है वो बीपीएल के ऊपर है, उसमें भी
कुछ तो गरीबी रेखा से जस्ट ऊपर है, वो सिर्फ अपने जीवन यापन करने में ही समर्थ है, लेकिन उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग जितने लोग हैं, अगर बात किया जाए, अगर मेडिकल सुविधा लेना होगा तो सबसे पहले कहां भागेंगे? दिल्ली में भागेंगे, स्वरूप रानी में, क्योंकि हमें हमारे पास इतना हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा पाए। और सरकारी संस्थाओं के भारत में क्या दशाएं हैं, इससे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ का जीवन स्तर, ये तीन बातें जो है वह डिपेंड करती हैं। तो कैसा, तो चलिए देखते हैं, उस देश की जीडीपी जो विकसित राष्ट्र होगा या विकसित अर्थव्यवस्था होगा, उसके रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। चलिएगा देखते हैं, अब पहचान में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए एक आध दो चैप्टर जो है वह आपको विस्तार से, मतलब आपको डेवलप समझने का प्रयास कराएंगे। तो ये एक ही दिन, 2 दिन का लेक्चर था, 2 से 3 दिन का लेक्चर था, लेकिन ज्यादा इसलिए जा रहा है क्योंकि यह टॉपिक जो है, यह चैप्टर जो बेसिक चैप्टर है, यही से अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी। क्योंकि जैसे हमने आगे नाम लिया विकसित अर्थव्यवस्था, आपको पता नहीं विकसित अर्थव्यवस्था, खाली इतना जान जाएंगे अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था, भारत विकासशील है, और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों को, दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दिया जाए, कुछ और देश को छोड़ दिया जाए, बाकी सब अल्प विकसित के अंतर्गत आते हैं। तो आप खाली रटे रहेंगे, समझ तो नहीं पाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, आप जैसे विकासशील या विकसित का नाम सुनेंगे, अच्छा वहां की जीडीपी क्या होगी, रहन सहन का स्तर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे होगी, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी, शिक्षा की सुविधाएं कैसी होगी, वह नागरिक सुविधाएं कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसे होगा, ये तो सब समझ में आ जाता है। यहाँ रोज रेप बलात्कार हो रहे हैं, सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। लेकिन विदेशों में जैसे बात करें, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ना कभी जात के आधार पर लड़ाई होती है। 4-5 सालों 10 सालों में एक बार खाली काले गोरे को आधार पर लड़ाई देखने को मिलती है। वो भी 5-10 सालों में कभी। यहां तो डेली, यहां तो धर्म छोड़ दीजिए, यहां जात भी छोड़ दिए, जातियों में जाति। अच्छा है हम यादव हैं, कौन सा यादव है, अच्छा ग्वाल है कि धड़ोर है, आपस में टकराव, हम आपसे उच्च हैं, हम आपसे उच्च हैं, मतलब उपजातियों में लड़ाई हो रही है। यहां तो धर्म छोड़ दीजिए, तो क्यों? क्योंकि हम सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से मान लीजिए पिछड़े ही हैं, और ये सारी समस्याएं हमारे पास हैं। और सबसे बड़ी जो है जागरूकता की कमी है। इसीलिए सर कोई भी विकासशील देश के जो सरकारें होती हैं, अगर कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आ गया या जिसके अंदर उत्सुकता होती है देश को आगे ले जाने की बात किया जाए, आज 70 सालों में हमारा देश वहीं पर, अगर शिक्षा की बात किया जाए वहीं पर खड़ा है। क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन अभी तक गरीबी नहीं हटी, गरीबी वहीं पर वहीं है। लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो नेता वर्ग है, राजनेता के लोग की अर्थव्यवस्था, उनका विकास इतने तेजों के साथ बढ़ा कि पूछिएगा मत। अब अमित शाह के लड़के हैं जैसा, उनका लगभग जो है 1 साल में 200 गुना कोविड के समय में, चाहे वह अदानी ग्रुप हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे जिस सबका विकास रेट गिरा, ग्रोथ रेट में कमी आई, अर्थात प्रॉफिट में कमी आई। लेकिन जैसा कि जो कंपनी है वह 200 गुना प्रॉफिट कमाई। आम नागरिक का जो जीवन स्तर है आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में जो जीवन स्तर होता है वह निर्णायक होता है। तो चलिए आते हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्था होगा, जो विकसित अर्थव्यवस्था होगा वहां का रहन सहन का स्तर क्या होगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, सारे सुविधाएं होती हैं, और उनका जो जनजीवन है, जनजीवन में तकनीकी,
का बढ़ता उपयोग, उनका जो जनजीवन है उनमें तकनीकी टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग होता है, तकनीकी का अधिक उपयोग होता है। और बात किया जाए यहां पर प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, ज्यादा होती है, यहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। और यहां पर हालांकि इसी में समाहित है, फिर भी हम अलग से एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं एवं नागरिक सेवाएं, नागरिक सेवाएं क्या होती हैं, बेहतर होती हैं, बेहतर होती हैं। देखिएगा वहां नई नई टेक्नोलॉजी है कि नहीं, अभी अपने यहां ऑपरेशन देखिएगा, छोटे छोटे गवर्नमेंट में चले जाइएगा, ऑपरेशन हाथों से किया जा रहा, वहां लेजर के माध्यम से किया जा रहा है। अब यहाँ लेजर के माध्यम से किया जा रहा है, वहां और नई तकनीकियों के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ अभी भारत में कैंसर से नहीं बचाया जा रहा है, देखो युवराज सिंह गए कैंसर से आगे बच गए, और कहते हैं थर्ड स्टेज में थे, और भारत में अगर थर्ड स्टेज में कोई भी पहुंच जाता है वो बचना संभव नहीं होता, मतलब असंभव हो जाता है बचना। लेकिन वो अमेरिका में गए, दवा करा के चले आए, देखो वहां की टेक्नोलॉजी क्या है, तभी तो जीवन स्तर ऊंचा है। चलिए इसमें लिख लीजिए, हाँ क्या करें, जीडीपी, जीडीपी जितना ही अधिक होगा उस देश की विकास दर उतना ही अधिक होगा। अर्थात हमने कहा था ना, आपके खेत में अगर देखा जाए या इस क्लासरूम में उत्पादन होने वाले जितने वस्तुओं, तो अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब है इस क्लासरूम का उत्पादन उतना ही अधिक हो रहा है। अब समझ आ गया, इतना हो गया। तो इसमें विकासशील में लिखिएगा, विकासशील में लिखिएगा जो देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, जो देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील में लिखिएगा जो देश पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन जिन देशों में, लेकिन जिन देशों में तुलनात्मक रूप में, जिन देशों में तुलनात्मक रूप में जीडीपी ग्रोथ रेट में, जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ रेट में तेजी से वृद्धि हो रही हो, तेजी से वृद्धि हो रही हो, इतना तक हो गया, तेजी से वृद्धि हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा उसी में, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही, उसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्या है, बढ़ रही हो, इसमें बढ़ रही, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है, बढ़ रही हो। नेक्स्ट पर जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो, हाँ सब विकासशील में चल रहा है, जीवन प्रत्याशा अच्छी हो। जन जीवन में तकनीकी का इस्तेमाल, जन जीवन में तकनीकी का इस्तेमाल, तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो गया। जैसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जैसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अल्प विकसित में लिख लीजिए। अब हमने कहा था उसमें जो भी विकासशील देश होता है उसका ग्रोथ रेट सबसे अधिक होगा, उससे कम किसका होगा, विकसित का होगा, क्योंकि विकसित देशों ने अपना विकास कर चुका, लेकिन सबसे कम किसका होगा, अल्प विकसित का। लिखिएगा जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है,
जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है, बेरोजगारी दर ज्यादा होती है, बेरोजगारी दर ज्यादा होती है, बेरोजगारी का दर ज्यादा होती है, शिक्षा का स्तर कम होता है, शिक्षा का स्तर कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनजीवन में तकनीक का इस्तेमाल कम होता है, जनजीवन में तकनीक का इस्तेमाल कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, बोलबाला नहीं समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार अधिक होता है, बोलबाला होता है। आप तो आज यही रोकते हैं, कल हम लोग का जो टॉपिक होगा दूसरा टॉपिक लिया जाएगा मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। ठीक है, थैंक यू।